हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं लेकर आई हूँ यूट्यूब पर इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सेंट्रल हो या स्टेट हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम्स हो, यूजीसी नेट में आए हो, प्रीवियस क्वेश्चन हो, हम उनको डिस्कस करते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि आज मैं आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ और इसी तरह का डेली आपको एमसीक्यू सीरीज़ इकोनॉमिक्स की मिलती रहेगी। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो हम उसके बाद हम उसके आंसर तक पहुंचते हैं। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम हिडन कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट हिडन कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो हम इकोनॉमिक्स में हम इसको कंसीडर करते हैं, वैसे ये अकाउंटिंग जो रजिस्टर होते हैं उनमें हम इनको कंसीडर नहीं करते हैं। तो इम्प्लिसिट है क्या कॉस्ट, क्यों ये ज़रूरी है? तो इम्प्लिसिट कॉस्ट पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो कॉस्ट है जिसको हम फोरगोन कह सकते हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं, कि जिसको हम यूज़ कर रहे हैं विदाउट सेलिंग इट, रेंटिंग आउट, या हम इसको कहीं पे इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते एज अ मनी के लिए। ठीक है, तो इसको हम फॉरगम इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब आप बताइए इम्प्लिसिट कॉस्ट इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है वेजेस ऑफ द लेबर, चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट ऑन ओन्ड मनी कैपिटल, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो देखिए वेजेस ऑफ द लेबर, जो भी एक्सपेंसेस है ये हम एक्सचेंज कर सकते हैं एज अ मनी के, तो ये तो हो नहीं सकता। चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हम एज अ मनी के रूप उसमें हम यूज़ कर रहे हैं और उसको फिर हम एक्सचेंज करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये सब हमारे ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट के लिए हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इंटरेस्ट ऑन मनी कैपिटल, की खुद की जो मनी कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको हम री यूज़ नहीं मतलब कर सकते, ना ही उसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ड। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हम क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारी ये डेफिनेशन होती है स्कार्स रिसोर्सेज की। डेफिनेशन आपको ये भी पता है किसने दी थी? रॉबिन सर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इज बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड। क्या कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को? ये तो आप सबको पता ही होगा। तो आंसर इज सी इज़ द राइट आंसर, ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। इसको हम ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास 500 रुपीज़ है और मेरे पास टू ऑप्शन है, या तो मैं इससे क्या एक बुक परचेज़ कर सकती हूँ या फिर मैं इसको मूवी में स्पेंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर अगर मैंने बुक को चूज़ किया तो मूवी क्या बन जाएगा मेरा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा बुक का। तो ये होता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेज, तो उसे कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द कॉस्ट। अभी हमने पढ़ा है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, कि हिडन कॉस्ट होती है। अब ये कौन करता है, इनकर्न किसके द्वारा की जाता है? ठीक है, इसे हम इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं। जब टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट की डेफिनेशन आती है तो उसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। तो ये कौन किसके द्वारा इनकर्न की जाती है? तो ये की जाती है ओ बताइए, हाउस होल्ड के द्वारा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो यह है कि विच आर नॉट इनकर्ड बाय द फर्म। तो ऐसा तो नहीं है कि फर्म के द्वारा इनकर्ड नहीं की जाती। मे बी अक्यूड टू कम्युनिटी तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बी इज़ नॉट आंसर।
ऑप्शन 2 इज ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय द फर्म, हाँ राइट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो फर्म के द्वारा ही ओन की जाती है, ठीक है, ना ही इसमें हाउस होल्ड आएगा, ना ही इसमें गवर्नमेंट एक्सटर्नलिटीज़ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक इज़ द मोस्ट ये हमारा हो चुका है। रिपीट क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर आल्सो नोन एज, ये भी हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो सॉरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ क्या है, किसकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम किस क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अभी हम पढ़ के हटे हैं ना बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूसेज। तो प्रेजेंट यूज अर्निंग इन इट्स प्रेजेंट यूज, लॉन्ग पीरियड अर्निंग कैरिंग सम अदर यूज, तो सम अदर यूज इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेज, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्ट पीरियड इन रिलेशन टू अ फर्म्स प्रोडक्शन डिसीजन इज़, तो इसका क्या आएगा कि जो शॉर्ट पीरियड का जो रिलेशन है फर्म का प्रोडक्शन डिसीजन किस पे होता है, लेस देन 1 वीक, 1 ऑफ 3 मंथ्स, 1 ऑफ द 12 मंथ, नो फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम, तो इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी, नो फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें कोई भी शॉर्ट पीरियड को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ, वेरिएबल कॉस्ट आपको पता ही है क्या होती है, जो आउटपुट के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से चेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो अब किसकी कॉस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, तो हायरिंग द बिल्डिंग फॉर द फैक्ट्री, अगर हम बिल्डिंग को हायर कर रहे हैं फैक्ट्री के लिए तो वो तो हमारी किस में जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट में, तो ऑप्शन इज ए तो नहीं हो सकता। अब परचेजिंग हैवी मशीन, ये भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में जाएगा। पेइंग द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, ये भी मैनेजर को जो सैलरी देनी है वो भी एक फिक्स्ड कॉस्ट में जाएगी। तो लास्ट में ऑप्शन क्या बचा है, पेइंग द लेबरर, जो लेबर को हम वेजेस देंगे तो वो हो जाएगा हमारा, क्योंकि लेबर को हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, तो पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो कि हमें क्या कहते एक्सपेंसिव, ऐसे एक्सपेंसिव जो स्टे रहते हैं, चाहे आपका कोई भी एक्टिविटी बिजनेस में सही चल रही हो, या आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा हो या डिक्रीज़ हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा हो, लेकिन ये फिक्स्ड अमाउंट रहता है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वो होगा जिसमें हम टोटल को फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पर यूनिट और जो नंबर ऑफ यूनिट्स जो पूरी प्रोड्यूस की गई है गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसका मतलब है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बाय द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें क्या आएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या होती है, इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, ये देखिए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का एक हाइपर पैराबोला होता है। क्यों, इसमें क्या होता है कि ये आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है तो ये डिक्रीज़ होती रहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिमिनिशेस एज आउटपुट इंक्रीज, जैसे जैसे आउटपुट हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये AFC जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स टोटल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, तो इसका फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिएगा सारे कॉस्ट के, सो उनके कॉस्ट फंक्शन के, उनकी शेप क्या है, और ये मतलब PGT एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है और UGC नेट में भी 1-2 क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं। तो अब इन्होंने पूछा है डिफरेंस क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट किससे मिलकर बनी होती है, टोटल कॉस्ट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से बनी होती है। तो अगर हमने टोटल कॉस्ट निकाली, उस दोनों में डिफरेंस है निकालना है, तो वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के द्वारा हमारा निकल जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे निकल सकता है हमारा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो आंसर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व।
किस तरह होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स एट फर्स्ट एंड देन अपवर्ड्स। नेक्स्ट को ऑप्शन इज स्लोप अपवर्ड देन रिमेन। तो आपको इसकी मैंने अभी बताया ना कि इनकी आपको सबकी स्लोप और इसकी डायग्राम सबको याद रखना है, इनके फॉर्मूलेज आपको याद रखनी है। तो इसका जो अभी मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, इसका जो होता है एवरेज, एक मिनट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये यू शेप्ड कर्व पे होता है, ठीक है, ABC। तो ये क्या होता है, स्टार्टिंग में ये क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, देन रिमेन, फिर उसके बाद ये इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू। वेरिएबल कॉस्ट अभी हमने बताया कि एक जो आउटपुट के साथ चेंज हो सकती है, ठीक है। ये इसमें हम क्या देखते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हो रही हैं वो हम इसमें कंसीडर करते हैं इस। और इसमें ऑप्शन क्या बता रखे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये तो नहीं होगा, ठीक है। और कैपिटल कॉस्ट अलोन नो, कैपिटल कॉस्ट प्लस स्पिल ओवर कॉस्ट, ये मैं आपको आगे बताऊंगी स्पिल ओवर कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट अलोन होएगा, क्योंकि इसमें जब काम हो रहा है तभी हम इसको कंसिडर करते हैं। अगर लेबर्स को कब हमने हायर करना है, कब हम उनको फायर करना है, ठीक है, तो ये सब हमारा किस में आता है, वेरिएबल कॉस्ट में आ जाता है। तो ये जब हमें अपने आउटपुट को एक्सपेंड करना है तब हम इनपुट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जब हमें आउटपुट को नहीं एक्सटेंड करना तो हम उसको नहीं भी कर सकते। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ओनली में कंसिडर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड TC इज़ द इक्वल टू। ये देखिए इसका डायग्राम मैं आपको बताती हूँ। ये इसका डायग्राम होता है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। मान लीजिए यहाँ पे 50 एक टोटल कॉस्ट है जो कि फिक्स्ड है, और जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई, जो कि वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है, दो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को मिला के हमारी क्या बनती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इन्होंने क्या बोला है कि वर्टिकल डिस्टेंस, अब TVC और TC में दोनों में डिफरेंस को किसके बीच आएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो आंसर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इन दोनों को फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के ही तो हमारी क्या बनती है, टोटल कॉस्ट बनती है। तो अगर टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस करके हटे हैं ना कि जो AFC का कर्व होता है वो किस तरह होता है, इस तरह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है, PGT में तो हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को आप कभी भी गलत मत कीजिए। बहुत से बच्चे इसको यू शेप, डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग लिख देते हैं, बट इसका आंसर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ फर्म प्रोड्यूसेस जीरो आउटपुट इन द शॉर्ट टर्म पीरियड, तो क्या होगा, इट्स टोटल कॉस्ट विल बी ज़ीरो, इट्स वेरिएबल कॉस्ट विल बी पॉजिटिव, इट्स फिक्स्ड कॉस्ट विल बी पॉजिटिव, इट्स एवरेज कॉस्ट विल बी ज़ीरो। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका हमारे आउटपुट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, वो हमारा हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वो तो लगनी ही लगनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, द डिस्टिंक्शन
ड्रॉन बिटवीन फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज़ बेस्ड ऑन, जो हम निकालते हैं इन दोनों में डिफरेंस, तो वो किस पे बेस्ड होता है, वेदर द कॉस्ट can or cannot be changed during the life of the plant, whether the costs are or are not legally contracted, hence unchangeable, whether the cost do or not enter the calculation of the total cost, whether the cost or do not vary with the quantity or output produced in the short run. अभी हमने पढ़ के हटे ना कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट एक तरह की हमारी वो कॉस्ट है, क्या है आपका आउटपुट, चाहे आपकी बिजनेस एक्टिविटी कैसी भी हो सिचुएशन, वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंट हमेशा स्टे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, वेदर द कॉस्ट डू और डू नॉट वेरी विद द क्वांटिटी और आउटपुट प्रोड्यूस इन द शॉर्ट रन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम कॉस्ट मे बी कंसिडर एज, देखिए प्राइम कॉस्ट को हम यहाँ पे कंसिडर वेरिएबल कॉस्ट कर देते हैं, लेकिन प्राइम कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो कभी भी आप इसको इक्विवेलेंट मत मानना, लेकिन हाँ ये प्राइम कॉस्ट जो होती है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कुछ सिचुएशन में। पहले तो मैं बता दूँ प्राइम कॉस्ट होती क्या है। तो प्राइम कॉस्ट एक तरह की जो लेबर डायरेक्ट जो पेमेंट दी जाती है, डायरेक्टली कॉस्ट होती है, जैसे कि फॉर्म के एक्सपेंसेस जो पता है डायरेक्टली हमने पेमेंट देनी होती है, और जो लेबर को हमने डायरेक्टली पेमेंट देनी होती है उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। तो इसमें दो कॉस्ट इंक्लूडेड की जाती है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर्स की पेमेंट। तो ये दोनों कॉस्ट हम किस में कंसिडर करते हैं, प्राइम कॉस्ट में। तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट में भी क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि लेबर अभी हमने ऊपर पढ़ के हटे हैं कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट के अंडर आता है, जिसको हम अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग उसको हम द प्राइम कॉस्ट में बी कंसिडर एज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए प्राइम कॉस्ट को अब हम कंसिडर करते हैं वेरिएबल कॉस्ट में, लेकिन एक्चुअल में ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती, यानी कि कभी भी इसको इक्विवेलेंट मत मान लीजिएगा। प्राइम कॉस्ट में जो क्या होती है कि जो डायरेक्टली रिलेटेड होती है मटेरियल और लेबर कॉस्ट से, तो इसलिए हम इसमें दो ही फैक्टर ज़्यादातर कंसिडर किए जाते हैं प्राइम कॉस्ट में। लेबर को हम एक वेरिएबल कॉस्ट में हम कंसिडर करते हैं, इसलिए प्राइम कॉस्ट को हम कभी कभी वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हमने सारे ऑप्शन ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या है, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कभी रिकवर्ड नहीं की जाती, जो कि पास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, ये ऐसी कॉस्ट होती है। जैसे कि नॉन रिफंडेबल पेमेंट होती है, जैसे मान लीजिए कि कहीं आपने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करी है और वो इन्वेस्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स में लिखा होता है कि नॉन रिफंडेबल पेमेंट, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम्पल वैसे अपनी रियल लाइफ का भी ले सकते हैं कि आपने एक एग्ज़ाम में जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप फॉर्म फिल करते हो तो उसकी पेमेंट में उसमें लिखा भी होता है कि अगर आप एग्ज़ाम कैंसिल भी करते होते हो तो आपका ये रिफंडेबल नहीं होगा। तो वो भी एक आपकी पेमेंट क्या है, संक कॉस्ट है, जिसको आप अभी भी रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज कॉस्ट कर्व एट द लेफ्ट टू इट्स लोएस्ट पॉइंट, at its lowest point, at its the right to its lowest point, none of the above। तो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एमसी कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व का। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व होता है यू शेप में, और एमसी कर्व हमारा इस तरह होता है, और एमसी कर्व हमेशा नीचे की ओर से इसको लोएस्ट पॉइंट से हमेशा एसी को कट करता है। ये इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मार्जिनल कॉस्ट इज़ द फाउंड विद द हेल्प ऑफ चेंजेस इन। अभी मार्जिनल कॉस्ट के आपको एक फॉर्मूला होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट, ठीक है।
इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपना मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। और टोटल कॉस्ट को हम समेशन ऑफ एमसी भी कहते हैं, जिसमें हम एमसी में जितने भी उनको प्लस करके हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो हमें चेंज करना होगा, किस में चेंजेस होनी चाहिए, हमारे टोटल कॉस्ट में। तो टोटल कॉस्ट का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट में तो हो ही नहीं सकता, इम्प्लीसिट एप्लीसिट में नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन पाथ ऑफ द फर्म इज़ रेलिवेंट व्हेन द आउटपुट इज़ इंक्रीज बाय। तो पहले आपको पता होना चाहिए एक्सपेंशन पाथ क्या होता है, कहाँ से निकल कर ये आता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन पाथ को हम एक बार डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ठीक, तो एक मिनट मैं स्पेस देखती हूँ, ऊपर आई थिंक स्पेस था। ठीक, तो एक्सपेंशन पाथ क्या होता है, एक्सपेंशन पाथ कहाँ से निकल के आता है, ये एक्चुअली टेंडेंसी जो जो जितने भी टेंडेंसी पॉइंट होते हैं हमारे लीस्ट आउटपुट को इनपुट कॉस्ट फंक्शन में, ठीक है, आइसो कॉस्ट में, ये हमारे क्या होते हैं आइसो कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, जैसे कि हम कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व करते हैं, वैसे ही आइसो काउंट होते हैं। तो आइसो कॉस्ट भी हम किस में पढ़ते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन थ्योरी में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनपुट मान लीजिए 1 है, ये इनपुट 2 है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने क्या किया है, आउटपुट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं हम। जैसे ही इन दोनों इनपुट का यूज़ करके, यानी कि इसको इसकी तरफ हम लेबर और कैपिटल भी ले सकते हैं कि लेबर और कैपिटल ये 2 इनपुट्स हैं हमारे आउटपुट के लिए। जैसे हम इन दोनों को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा आइसो पॉइंट भी क्या होता रहता है, हायर लेवल पे इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, ये देखिए इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे ही प्रोड्यूसर्स का जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करता है अपने प्रॉफिट से, तो वो क्या करता रहता है, इनपुट और इनमें इंक्रीज़ करता है और धीरे धीरे वो अपने हायर आइसो पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो इनके जो लोकस होते हैं ये क्यों क्या है यहाँ पे, ये लीस्ट कॉस्ट जो इनपुट कॉस्ट फंक्शन होते हैं उसको कॉम्बिनेशन होते हैं 2 इनपुट्स के, इसी से क्या बनता है, हमारा एक्सपेंशन पाथ बनता है। क्या बनता है, एक्सपेंशन पाथ होता है। तो एक्सपेंशन पाथ क्या है, जब हमारे जो 2 गुड्स का जो टेंडेंसी होती है लोएस्ट पॉइंट पे, उनको कंबाइन करके जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन पाथ। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में पूछा था कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन पाथ ऑफ द फर्म इज रेलिवेंट व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीज बाय अ चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एक्सपेंशन पे तो हम टेक्नोलॉजी को चेंज कर ही नहीं सकते, रिमेन फिक्स्ड रखते हैं। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ इनपुट एक्स एंड वाई, यस, तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जब दोनों इनपुट्स को हम इक्वली इंक्रीज़ करते हैं तब क्या होता है, इनके जो टेंडेंसी पॉइंट होते हैं इनको मिला के हमारा एक्सपेंशन पाथ बनता है। तो दोनों को इंक्रीज़ करेंगे इनपुट के एक्स और वाई को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंशन पाथ शोज द लोकस ऑफ लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन। को अभी हमने डिस्कस करके हटे हैं ना कि जो एक्सपेंशन पाथ क्या करता है, शो करता है लोकस ऑफ लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन। अगर कभी आपको इसका ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये हमेशा याद रखना, लोकस ऑफ लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन जो होते हैं वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट को, उसको ही हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन पाथ। ठीक है, तो अब इसका क्या पूछा हुआ है, मनी आउटले रिमेन द सेम, इनपुट प्राइजेज रिमेन द सेम, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन द सेम। अभी हमने इसके कंसेप्शन में पढ़ा था कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इनपुट प्राइस हमेशा इसमें क्या होते हैं, रिमेन सेम रहते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेंशन पाथ इज़ द लोकस ऑफ, ये तो हो गया हमारा। द एक्सपेंशन पाथ ऑफ द प्रोडक्शन थ्योरी इज़ एनालॉजियस इन कंजप्शन थ्योरी टू द। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती रहती है वैसे वो अपने हायर आइसो
कर्व इंडिफरेंस कर्व में जाता रहता है और उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो उससे जो हमारे लोकस पॉइंट निकल के आते हैं उसको कहते हैं ICC, जिसको कहते हैं इनकम कंजप्शन कर्व। ठीक है, तो इनकम कंजप्शन कर्व हम कहेंगे, तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर नंबर C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद returns to scale will be said to be in operation when quantity of all inputs are changed, all inputs are changed in already established proportion, all inputs are not changed, one input is changed while quantity of all other inputs remains the same। देखिए रिटर्न टू स्केल होता क्या है, पहले तो आपको इसको समझना होगा। रिटर्न्स टू स्केल हमारी एक लॉन्ग टर्म थ्योरी है। ठीक है, जिसमें लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑल जितने भी इनपुट है चेंज उनको हम पहले ही प्रोपोर्शन में एस्टेब्लिश कर रखे होते हैं, तो सारे इनपुट को हम इसमें कंसीडर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। रिटर्न्स टू स्केल के इसके 3 टाइप्स भी होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आगे क्वेश्चंस आएंगे, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फिगर। ये देखिए यहाँ पे एक इसमें से क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो एक मैंने आपको बात बताना भूल गई कि जो एक्सपेंशन पाथ होता है उसी को हम स्केल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, कभी एग्ज़ाम में स्केल लाइन आ जाए तो कंफ्यूज हो मत होना। तो एक्सपेंशन पाथ को हम स्केल, तो OR जो है ये हमारी क्या है, स्केल लाइन, यानी कि इसी को क्या बना रखा है इन्होंने, एक्सपेंशन पाथ। तो आप कहीं क्वेश्चन में पता ही ना लगे, अगर एक्सपेंशन पाथ पूछ ले और गिवन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि OR इज़ द स्केल लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब है OR इज एक्सपेंशन पाथ है। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है हम वो देखते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, इनपुट X एंड इनपुट Y। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है द इंक्रीज इन स्केल फ्रॉम AB टू BC। AB टू BC में क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर कांस्टेंट। तो मैं आपको बता दूं इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट क्या होता है। जब भी इनपुट ऑफ X और जो भी Y जो भी इनपुट्स है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल यानी कि जो चेंज आ रहा है, इसका जो चेंज है वो इक्वल हो जाता है चेंज इन आउटपुट, यानी कि सेम प्रोपोर्शन से, तब तो कहेंगे कांस्टेंट CRS, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, और अगर इनपुट्स में जो चेंज आ रहा था प्रोपोर्शन वो लेस देन यानी कि ग्रेटर देन है आउटपुट के, यानी कि आउटपुट क्या है, लेस देन है। अगर आउटपुट में जो प्रोपोर्शनल जो चेंज आ रहा है वो कम है इनपुट से, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर आउटपुट में जो चेंज आ रहा है वो ग्रेटर देन है इनपुट के प्रोपोर्शनल चेंज में, तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। ठीक है, अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। जैसे कि AB टू BC क्या शो कर रहा है। ठीक है, देखिए AB टू BC जितना प्रोपोर्शनेट है सेम उतना ही BC है, यानी कि AB इक्वल टू BC है। तो यहाँ पे जो क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो इसमें आ जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है द इंक्रीज इन स्केल फ्रॉम CD टू DE शोज। अब CD टू DE देखते हैं, CD टू DE। अब देखो CD जो है वो लेस देन है DE से, तो DE क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले जो आउटपुट था वो कम था और अब ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि अब ज़्यादा हो रहा है, पहले कम था, यानी कि अब क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द इंक्रीज इन स्केल फ्रॉम EF टू FG। अब EF टू FG देख लेते हैं, पहले कितना था EF और अब कितना है FG। ठीक है, तो अब पहले ज़्यादा था और अब कम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the returns to scale are increasing at a very low rate, the returns to variable factors are। देखिए रिटर्न्स टू स्केल एट इंक्रीजिंग एट वेरी लो, ये हम इसमें क्या होएगा आंसर नंबर डी, क्योंकि कांस्टेंट भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी। ये डिपेंड करता है वेरिएबल फैक्टर्स की सिचुएशन और उसके बिहेवियर पे। तो इसका राइट आंसर होगा कांस्टेंट भी हो सकता है बट इंक्रीजिंग नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लो रेट में चल रहा है। क्योंकि वेरिएबल फैक्टर में हम जो ये यूज़ होता है रिटर्न्स टू स्केल में, ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और आप भी चाहते हो कि मैं और MCQ सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। ठीक है, थैंक यू।